नमस्कार। आज तारीख है 8 नवंबर 2025 और आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट पीआईबी, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी राज व्यवस्था और शासन से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल काफ़ी चर्चा में है ये मुद्दा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में SIR 2.0 कहा जा रहा है। SIR 2.0, हाँ सुना है इसके बारे में। ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये जो मतदाता सूची होती है उससे जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, ये SIR 2.0 असल में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य है मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना और उसे शुद्ध करना, जैसा ECI कह रहा है। अच्छा, तो ये वही प्रक्रिया है जो शायद पहले बिहार में एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी और अब उसे बड़े पैमाने पर, मतलब पूरे देश में तो नहीं पर कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। बिहार के अनुभव के बाद अब इसे 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों माने यूनियन टेरिटरीज तक बढ़ा दिया गया है। और ये कोई छोटा काम नहीं है, मैं बता दूं। सोचिए, इसमें देश के लगभग आधे से ज्यादा यानी करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नामों का वेरिफिकेशन शामिल है। 51 करोड़? अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है ECI के लिए। तो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है इसमें शामिल, कुछ अंदाजा? हाँ बिल्कुल, इसमें शामिल राज्य हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ये वो इलाके हैं जहां ये गहन पुनरीक्षण अभियान इंटेंसिव रिवीजन अभी चल रहा है। और ये कब शुरू हुआ, मतलब कोई टाइमलाइन है इसकी? हाँ, इसका जो गणना चरण है, एन्यूमरेशन फेज जिसे कहते हैं, वो 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसके बाद एक ड्राफ्ट रूल आएगा, वो 9 दिसंबर 2025, 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगा। और फिर जो अंतिम सूची होगी, फाइनल रोल, वो 7 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026 को आएगी। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि ये प्रक्रिया कितनी बार होती है। क्या ये हर चुनाव से पहले वाला रूटीन काम है या कुछ खास है इस बार? नहीं, ये वो रूटीन वाला काम नहीं है। ये एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसलिए इसे SIR कहा जा रहा है। भारत के 75 साल के चुनावी इतिहास में आप सोचिए, ये केवल 9वीं बार हो रहा है और पिछले 21 सालों में तो ये पहली बार है। ओह, 21 साल में पहली बार? तो इसका मतलब ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, इसका मुख्य घोषित लक्ष्य, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करना। मतलब उन नामों को हटाना जो अब मतदाता नहीं होने चाहिए, जैसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हैं, या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं, जिन्हें डुप्लीकेट वोटर्स कहते हैं। इन्हें कई बार मजाक में या कहें कि आम भाषा में घोस्ट वोटर्स भी कहा जाता है। घोस्ट वोटर्स, हाँ ये टर्म तो सुना है। अच्छा, और ECI को ये सब करने की शक्ति, मतलब अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? इसका कोई संवैधानिक या कानूनी आधार है? हाँ बिल्कुल है, और काफी मजबूत आधार है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 324, ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। ये ECI को चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण यानी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने की पूरी शक्ति देता है। इसके अलावा एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950। इसका सेक्शन 21 ECI को यह अधिकार देता है कि वो जब भी जरूरी समझे चुनावी रोल को आंशिक या पूर्ण रूप से रिवाइज कर सकती है। तो आप देख सकते हैं, कानूनी और संवैधानिक दोनों तरह का आधार ECI के पास मौजूद है। ठीक है, मतलब आधार तो पक्का है और लक्ष्य भी सुनने में अच्छा लगता है कि भाई मतदाता सूची बिल्कुल सही हो, साफ सुथरी हो। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल, एक चिंता ये उठती है कि इस शुद्धता की खोज में कहीं असली योग्य मतदाताओं का नाम न कट जाए, है ना? खासकर वो लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास सारे दस्तावेज हमेशा तैयार नहीं रहते, उनका क्या? ये संतुलन बनाना ECI के लिए कितना मुश्किल होता होगा? ये
ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण पहलू है, प्योरिटी वर्सेस इंक्लूजन, यानी शुद्धता बनाम समावेशन। ईसीआई को यह सुनिश्चित करना है कि रोल साफ हों, उसमें गलत नाम न हो, लेकिन साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 326 के तहत जो वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज का अधिकार मिला है, उसका हनन भी ना हो। किसी भी योग्य नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बहुत बहुत बारीक लाइन है जिस पर चलना होता है। तो इस चिंता को दूर करने के लिए या कम करने के लिए ईसीआई इस बार क्या खास कदम उठा रही है? मैंने सुना था कि पिछली बार की कुछ आलोचनाओं के बाद प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, पिछली बार जो अनुभव रहे और जो चिंताएं जताई गई, उनको ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने इस बार एक ज्यादा, आप कह सकती हैं, फ्रेंडलियर टेम्पलेट, यानी ज्यादा मतदाता अनुकूल तरीका अपनाने की कोशिश की है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, प्रोसीजरल सेफगार्ड शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात, ईसीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गणना चरण एन्यूमरेशन फेज के दौरान जो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज घर घर जाएंगे, उन्हें मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं करना है। नो डॉक्यूमेंट इज टू बी कलेक्टेड, ये साफ साफ कहा गया है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा? ये तो बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कई बार लोगों के पास, खासकर ग्रामीण या गरीब तबकों में, सारे कागजात एक जगह नहीं होते या उस वक्त मौजूद नहीं होते। बिल्कुल, ये डर कम करने के लिए ही किया गया है कि कहीं दस्तावेज न होने के कारण किसी का नाम कटने की प्रक्रिया शुरू न हो जाए। दूसरा अहम सुरक्षा उपाय यह है कि ये सभी के लिए एक तरह का पुनः पंजीकरण या री रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को दोबारा लाइन में लगकर अपना नाम दर्ज कराना पड़ रहा है। तो फिर वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है? किन लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? मतलब किसकी स्क्रूटनी होगी? देखिए, जिनके हस्ताक्षरित गणना फॉर्म, साइंड एन्यूमरेशन फॉर्म्स, बीएलओस को मिल जाएंगे, उनका नाम तो सीधे ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लिया जाएगा। जांच या स्क्रूटनी का फोकस सिर्फ उन नामों पर होगा जो पिछली मतदाता सूची से मेल नहीं खाते या जिन्हें किसी वजह से लिंक नहीं किया जा सका है। ऐसे मतदाताओं को बाकायदा नोटिस दिया जाएगा। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, मिलेगी। और उसके बाद ही इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ, उनके नाम को शामिल करने या हटाने पर फैसला लेगा। मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीएलओज अपना काम ठीक से करें, घर घर जाएं भी, इसके लिए कोई व्यवस्था है? हाँ, तीसरा सुरक्षा उपाय यही है, सटीकता, एक्यूरेसी सुनिश्चित करने और गलत विलोपन, व्रॉन्ग डिलीशंस को रोकने के लिए हर बीएलओ को निर्देश है कि वो अपने क्षेत्र के हर मतदाता के घर पर कम से कम 3 बार जाएं, 3 विजिट्स, ताकि अगर कोई पहली बार में न मिले तो दूसरी या तीसरी बार मिल जाए। कोशिश यह है कि कोई छूटे नहीं। और मान लीजिए किसी को नया नाम जुड़वाना है या कोई गलती ठीक करवानी है या पता बदलवाना है, तो उसके लिए क्या तरीका है? वही पुराने फॉर्म्स? हाँ, चौथा सुरक्षा उपाय यही है कि प्रक्रिया जानी पहचानी रहे। वही स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर्म 6 नए नाम जुड़वाने के लिए, फॉर्म 7 अगर किसी नाम को हटाने पर आपत्ति है तो वो दर्ज करने के लिए, और फॉर्म 8 किसी जानकारी को ठीक करवाने या पता बदलने के लिए। इससे प्रक्रियात्मक निरंतरता, प्रोसीजरल कंटिन्यूटी बनी रहती है और लोगों को समझने में आसानी होती है कि उन्हें क्या करना है। ये सुरक्षा उपाय सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, मतलब काफी सोचा समझा लग रहा है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा है? खासकर जब इसमें राज्य सरकारें भी शामिल होती हैं, उनका प्रशासनिक अमला लगता है, तो क्या कोई टकराव या राजनीतिक विरोध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है, और यही इस प्रक्रिया की एक और बड़ी चुनौती है, पॉलिटिकल फेडरल डायमेंशन, यानी राजनीतिक और संघीय आयाम। कई राज्यों, खासकर जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, वो इस एसआईआर प्रक्रिया को शक की नजर से देख रहे हैं। उन्हें इसमें कुछ और नजर आ रहा है। जैसे कि कौन से राज्य हैं जो विरोध कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं? तमिलनाडु और केरला। यहाँ सत्तारूढ़ दलों ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तमिलनाडु में तो डीएमके सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने इसे ईसीआई का षड्यंत्र, कंस्पिरेसी और दुर्भावनापूर्ण अभ्यास कहा तक कह दिया है। अरे, इतना कड़ा विरोध! हाँ, पश्चिम बंगाल, जहां बांग्लादेश सीमा से जुड़े घुसपैठ और नागरिकता के मुद्दे वैसे ही बहुत संवेदनशील हैं, वहां भी राज्य सरकार का रवैया काफी कम्बैटिव, यानी टकराव वाला रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका, PIL, भी दायर की गई है इस प्रक्रिया के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वहां क्या स्थिति है, जहां सबसे ज्यादा वोटर्स हैं? उत्तर प्रदेश, जहां देश के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, करीब 15.44 करोड़, 15.44 करोड़, वहां भी ये प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली है। राज्य का विशाल आकार
और जो सामाजिक जटिलताएं हैं वो इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य बनाती हैं। हालांकि वहां शायद सीधा राजनीतिक विरोध उतना मुखर ना हो जैसा तमिलनाडु या बंगाल में दिख रहा है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूरा करना ईसीआई के लिए नॉट अ केक वॉक, मतलब कोई आसान काम नहीं होगा। तो ये राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी मुख्य चिंता क्या है? क्या उन्हें डर है कि उनके समर्थकों के नाम काटे जा सकते हैं, या कुछ और बात है? देखिए, उनकी जो चिंता है, जो वो खुलकर कह भी रहे हैं, वो यही है कि शुद्धिकरण के नाम पर कहीं राजनीतिक या सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद वर्गों को, अल्पसंख्यकों को या उनकी पार्टी के समर्थकों को निशाना न बनाया जाए। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि योग्य वोटर्स के नाम भी इस प्रक्रिया में हटा दिए जाएं। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ईसीआई भले ही एक केंद्रीय संवैधानिक संस्थान है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर काम करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, जैसे वो बीएलओज होते हैं, वो तो अक्सर स्कूल टीचर या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, है ना, जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल, जिला कलेक्टर, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यही लोग तो बीएलओज बनते हैं। तो जब राज्य सरकारें ही सहयोग न करें या प्रक्रिया पर सवाल उठाएं तो काम मुश्किल हो जाता है। ये विश्वास का संकट भी पैदा करता है। आपने शुरू में बिहार के टेस्ट केस का जिक्र किया था, उससे क्या सबक मिले? क्या वहां सब ठीक रहा या कुछ चिंताजनक बातें सामने आई थीं? बिहार शहर, जो 2 दशकों में पहला था, उसने आगे के लिए कुछ आधार तो तय किया, बेसलाइन दिया, लेकिन साथ ही कुछ गंभीर चेतावनी भरे संकेत भी दिए। वार्निंग सिग्नल्स थे वहां। बिहार के अंतिम मतदाता सूची का जब विश्लेषण किया गया तो कुछ सांख्यिकीय विसंगतियां, स्टैटिस्टिकल एनॉमलीज सामने आई, जो वाकई चिंता पैदा करती हैं। क्या विसंगतियां थी? मतलब डेटा में क्या गड़बड़ दिखी? पहली और सबसे चौंकाने वाली, बिहार में अंतिम रोल में लिंगानुपात, जेंडर रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वो 907 से गिरकर 892 रह गई। ओ, ये तो काफी गिरावट है। हाँ, और ये संशोधित अनुपात जो आया 892, वो बिहार के हालिया सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के आंकड़ों से काफी कम है। ये एक स्टैटिस्टिकल रेड फ्लैग है। ये इशारा करता है कि शायद इस प्रक्रिया में महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में ज्यादा कटे हैं। ये तो गड़बड़ लग रही है। और दूसरी विसंगति? दूसरी और शायद ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 18 to 29 साल का जो आयु वर्ग है, मतलब युवा मतदाता, उसमें महिला मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित की श्रेणी के तहत अनुपातिक रूप से सूची से बाहर किया गया है। मतलब जितनी संख्या में इस आयु वर्ग के पुरुषों के नाम परमानेंटली शिफ्टेड कहकर काटे गए, उससे कहीं ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए। एग्जैक्टली। लेकिन स्थायी रूप से स्थानांतरित का क्या मतलब है? क्या ये वो महिलाएं थी जिनकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई? आमतौर पर यही तर्क दिया जाता है। हाँ, संभवतः यही तर्क दिया जाता है, लेकिन ये उन क्षेत्रों में भी हुआ जहां 2024 के आम चुनाव में महिला मतदान पुरुषों से ज्यादा था। अब देखिए, आमतौर पर क्या होता है, जिन इलाकों में पुरुषों का पलायन, माइग्रेशन ज्यादा होता है, वहां महिला मतदाताओं का पंजीकरण भले ही कम हो, लेकिन वोट डालने वाली महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा होता है। लेकिन यहां उल्टा हुआ, जिन इलाकों में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला, वहीं से ज्यादा महिलाओं के नाम परमानेंटली शिफ्टेड कहकर हटा दिए गए। ये एक बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब प्रक्रिया भले ही कागज पर सही दिख रही हो, जैसे 3 बार विजिट हुई, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके नतीजे अप्रत्याशित और शायद अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल, यही प्योरिटी वर्सेस इंक्लूजन का असली द्वंद्व है, असली कश्मकश है। ईसीआई का इरादा नेक हो सकता है रोल को साफ करना, लेकिन इसकी कीमत, जैसा बिहार के नतीजों से लग रहा है, वो सबसे कमजोर समूहों, महिलाएं, गरीब, आंतरिक प्रवासी का डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी मताधिकार से वंचन हो सकती है। आईएसआर इस द्वंद्व का एक प्रशासनिक प्रकटीकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिफेस्टेशन है। एक और दिलचस्प बात जो एडिटोरियल में थी कि राजनीतिक दलों का रवैया बदल गया है। पहले विरोध कर रहे थे, अब खुद इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ये कैसे? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव, पॉलिटिकल पिवट है। शुरू में खासकर विपक्षी दलों ने आईएसआर को रोकने या टालने की मांग की, अदालतों में गए, लेकिन अब शायद उन्हें लग रहा है कि आईएसआर होके रहेगा। ये एक अपरिहार्य है, फेट अकॉम्प्ली है। तो अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने लाखों बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस को मैदान में उतार रहे हैं। करीब 7.4 लाख, 7.64 लाख। बीएलएस ये कौन होते हैं? इनका क्या काम होता है? बीएलओज राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम होता है बीएलओज के साथ मिलकर मतदाता सूची के काम की निगरानी करना, देखना कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं।
लेकिन अब पार्टियां इन BLOs का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने हितों की रक्षा, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स के लिए कर रही हैं। अपने हितों की रक्षा मतलब ये सुनिश्चित करना कि उनके वोटर्स के नाम न कटे। हाँ, और ये भी देखना कि उनके विरोधियों के नाम अगर वो अवैध रूप से दर्ज हैं तो जरूर कट जाएं। तो ये पूरी मतदाता सूची प्रबंधन की जो तकनीकी प्रक्रिया थी, उसमें अब राजनीतिक दल भी सक्रिय भागीदार बन गए हैं। ये इसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस की एक नई, विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड और आप कह सकती हैं अत्यधिक राजनीतिक, हाईली पॉलिटिकल परत जोड़ता है। तो अंत में इस पूरे SIR 2.0 अभ्यास का भविष्य, इसकी सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? सिर्फ नियमों और तकनीक पर? नहीं, सिर्फ उस पर नहीं। इसकी सफलता सिर्फ ECI की तकनीकी क्षमता या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर निर्भर नहीं करेगी। उससे कहीं ज्यादा ये ECI की कुशलता और सहानुभूति, स्किल एंड एम्पैथी पर निर्भर करेगी कि वो कैसे इन संघीय मतभेदों, फेडरल फ्रिक्शंस को संभालती है, राजनीतिक दलों के साथ कैसे समन्वय करती है और सबसे महत्वपूर्ण, आम मतदाता का विश्वास कैसे बनाए रखती है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष है और किसी भी योग्य नागरिक को उसके वोट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये ECI के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये वाकई एक बहुत गहरा और जटिल मुद्दा है। इस पर नजर बनाए रखनी होगी कि आगे क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से जुड़ी खबरों पर आते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार ये तो लगातार जारी है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 7 नवंबर को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या अब 160 से ज्यादा हो गई है। 160 से ज्यादा? ये तो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत बुनियादी ढांचा, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में आर्थिक विकास का प्राथमिक चालक, प्राइमरी ड्राइवर होता है और भारत इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वंदे भारत परियोजना को सिर्फ एक ट्रेन या परिवहन का साधन नहीं बताया, बल्कि इसे भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा का संगम, कन्वर्जेंस ऑफ इंडियाज कल्चर, फेथ एंड डेवलपमेंट जर्नी कहा। संस्कृति, आस्था और विकास का संगम, ये एक दिलचस्प लाइन है। क्या ये जो 4 नए रूट शुरू किए गए हैं वो इसी बात को दर्शाते हैं? ये रूट कौन कौन से हैं? बिल्कुल, इन रूट्स का चुनाव काफी रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक लगता है, जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और कनेक्टिविटी के लक्ष्यों को भी साधता हुआ दिखता है। पहला रूट है बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए, सीधे सीधे वाराणसी, काशी, प्रयागराज और खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ता है। खजुराहो तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इससे यात्रा का समय करीब 2 घंटे 40 मिनट कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये सीधे तौर पर तीर्थयात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। बिल्कुल, संस्कृति और आस्था जुड़ गई। दूसरा रूट कौन सा है? दूसरा रूट है लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये मध्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जोड़ता है। इससे इस क्षेत्र में इंटरसिटी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रा का समय लगभग 1 घंटा कम होकर करीब 7 घंटे 45 मिनट रह जाएगा। ये विकास और कनेक्टिविटी वाला एंगल हो गया। ठीक है, तीसरा रूट है फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये पंजाब के महत्वपूर्ण शहरों, जिनमें फिरोजपुर और भटिंडा जैसे सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डर रीजन्स भी शामिल हैं, को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। ये इस रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी जो यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी। यहां देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला एंगल आ गया। स्ट्रेटेजिक एंगल। और चौथा रूट दक्षिण भारत में है शायद। हाँ, चौथा रूट है एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। ये केरल के प्रमुख वाणिज्य केंद्र एर्नाकुलम कोच्चि को कर्नाटक की राजधानी और भारत के IT हब बेंगलुरु से जोड़ता है। इससे यात्रा का समय 2 घंटे से ज्यादा कम होकर 8 घंटे 40 मिनट रह जाएगा। ये सीधे सीधे आर्थिक विकास और बिजनेस कनेक्टिविटी वाला रूट है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों का एकीकरण और प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ना। UPSC के नजरिए से इसका क्या महत्व है? मतलब इसे हम सिलेबस में कहाँ फिट कर सकते हैं? UPSC के लिए ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये सरकार के बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP
और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जैसी पहलों के अनुरूप हैं, जो आधुनिक एकीकृत परिवहन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पर जोर देती हैं। हाँ, गति शक्ति में तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ही बात है। बिल्कुल। दूसरा GS1 कल्चर के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये आधुनिक बुनियादी ढांचा वंदे भारत को प्राचीन सांस्कृतिक और तीर्थ स्थलों वाराणसी, खजुराहो से स्पष्ट रूप से जोड़ रहा है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म और विकास के विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू बन सकता है। तीसरा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बुनियादी ढांचे पर सवालों के जवाब में ये एक बेहतरीन उदाहरण है। विश्लेषण करते समय सिर्फ ज्यादा ट्रेनें चलाने से आगे बढ़कर इन मार्गों के रणनीतिक चयन, स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ रूट्स पर ध्यान देना चाहिए। ये दिखाता है कि ये एक बहुआयामी नीति उद्देश्य, मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश है। इसका मतलब ये हुआ कि वंदे भारत सिर्फ एक तेज चलने वाली ट्रेन नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक मल्टीपर्पस टूल, एक बहुउद्देश्य उपकरण की तरह है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ये विश्लेषण दिखाता है कि सरकार बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं कर रही, बल्कि एक सांस्कृतिक रणनीतिक कल्चरल स्ट्रैटेजिक टूल के रूप में भी कर रही है। क्या? जैसे बनारस खजुराहो रूट स्पष्ट रूप से तीर्थ सर्किट, पिलग्रिमेज सर्किट बनाने और सांस्कृतिक विरासत को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है। फिरोजपुर दिल्ली रूट एक रणनीतिक एकीकरणवादी स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशनिस्ट परियोजना है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों, बॉर्डर रीजन्स को देश की मुख्य धारा से बेहतर ढंग से जोड़ने और वहां विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट एक मुख्य आर्थिक परियोजना, कोर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, जो देश के दो बड़े IT और वाणिज्यिक केंद्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाती है। लखनऊ सहारनपुर रूट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। ये जो मल्टी आयामी दृष्टिकोण है, यही PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मूल विचार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइसोलेशन में ना देखे जाएं, बल्कि एक होलिस्टिक नेशनल स्ट्रैटेजी, एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में प्लान किए जाएं। अच्छा विश्लेषण है। अच्छा, रेलवे से ही जुड़ी एक और तकनीकी खबर है। भारतीय रेलवे अब माल ढुलाई, फ्रेट की सुरक्षा और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय रेलवे अपनी मालगाड़ियों के संचालन की निगरानी, मॉनिटरिंग और सुरक्षा, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सिस्टम को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। इसका घोषित लक्ष्य है परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करना और साथ ही चोरी या दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं को रोकना। AI का इस्तेमाल रेलवे में पहले भी हो रहा है ना, जैसे वो यात्री ट्रेनों की सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली है। ये नई पहल उससे कैसे अलग है? हाँ, ये एक जरूरी अंतर है। कवच प्रणाली जो AI पर आधारित है, उसका मुख्य फोकस है यात्री ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकना, कोलिजन अवॉइडेंस करना। जबकि ये जो नई AI प्रणाली की बात हो रही है, ये विशेष रूप से माल ढुलाई, फ्रेट ऑपरेशंस की सुरक्षा और निगरानी पर केंद्रित होगी। जैसे माल की चोरी रोकना, वैगनों की स्थिति पर नजर रखना, कहीं कोई टूट-फूट तो नहीं हो रही, या फिर पटरी से उतरना, डिरेलमेंट जैसी दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना या उन्हें होने से रोकने में मदद करना। तो ये रेलवे के तकनीकी फोकस में एक तरह का बदलाव है। मतलब पैसेंजर सेफ्टी के साथ साथ अब फ्रेट ऑपरेशन पर भी AI का फोकस बढ़ रहा है। हाँ, और ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए, वंदे भारत और कवच जैसी यात्री केंद्रित परियोजनाएं ज्यादा चर्चा में रहती हैं, हेडलाइंस बनाती हैं, क्योंकि वो सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं। लेकिन सच ये है कि भारतीय रेलवे की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी आर्थिक रीढ़, इकोनॉमिक बैकबोन जो है, वो माल ढुलाई से आता है, फ्रेट ऑपरेशन से। इसलिए माल ढुलाई को ज्यादा कुशल और सुरक्षित बनाना रेलवे और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। क्या ये सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से भी जुड़ता है, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना है? सीधा जुड़ता है, बिल्कुल। भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एक मुख्य लक्ष्य है देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। अभी ये GDP का लगभग 13-14% है, जो काफी ज्यादा है। इसे घटाकर वैश्विक बेंचमार्क यानी लगभग 8% तक लाना है। अब माल ढुलाई को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए AI का उपयोग करना इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैकएंड कदम है। सोचिए, अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर माल की चोरी रुक जाए या मालगाड़ियों के पटरी से उतरने जैसी दुर्घटनाएं कम हो जाएं, तो इससे कितना आर्थिक नुकसान बच सकता है। ये भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात।
अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस का रुख करते हैं। एक अच्छी खबर आ रही है भारत अमेरिका व्यापार समझौते, इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल होने वाला है। हाँ, ऐसी ही खबर है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच एक नया व्यापार समझौता लगभग तैयार है और इसे नवंबर 2025 के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जा सकता है। एंड ऑफ नवंबर की टाइमलाइन दी है उन्होंने। अच्छा, तो इस नए समझौते का दायरा क्या होगा? मतलब इसमें किन बातों पे फोकस रहने की उम्मीद है? पुरानी दिक्कतें दूर होंगी? हाँ, बताया गया है कि समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना है। मतलब भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में और अमेरिकी सामानों को भारतीय बाजार में ज़्यादा आसानी से प्रवेश मिले। साथ ही लंबे समय से चले आ रहे कुछ टैरिफ यानी आयात शुल्क से जुड़े मुद्दे हैं, उनको हल करना और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को समग्र रूप से बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है। एक बात और, ये घोषणा नीति आयोग के सीईओ ने की है, न कि वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के किसी अधिकारी ने। क्या इसका कोई खास मतलब है? क्योंकि आमतौर पर व्यापार समझौतों पर बातचीत तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ही करती है ना? ये एक बहुत ही दिलचस्प और गौर करने लायक पहलू है। नीति आयोग, जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। उसका मुख्य फोकस रहता है घरेलू रणनीति, डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी पर, राष्ट्रीय परिवर्तन, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर। जबकि व्यापार समझौतों पर बातचीत करने वाली नोडल एजेंसी वाणिज्य मंत्रालय है। तो नीति आयोग के सीईओ द्वारा इस घोषणा में प्रमुख भूमिका निभाना ये संकेत देता है कि शायद सिर्फ एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता FTA नहीं है, जिसमें केवल टैरिफ कम करने या मार्केट एक्सेस बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। तो फिर ये किस तरह का समझौता हो सकता है? क्या ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक होगा, मतलब सिर्फ ट्रेड से बढ़कर? ऐसा ही लगता है। नीति आयोग की भागीदारी ये इशारा करती है कि ये समझौता संभवतः भारत की घरेलू परिवर्तनकारी नीतियों, डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसीज, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही जो व्यापक रणनीतिक पहले चल रही हैं भारत अमेरिका के बीच, जैसे कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET, उसके साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह संकेत देता है कि यह सौदा सिर्फ अतीत के व्यापार विवादों, जैसे GSP का मुद्दा था, को सुलझाने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए लचीली, रेजिलिएंट, भरोसेमंद और फ्रेंड शोर्ड सप्लाई चेन्स बनाने के बारे में भी है। फ्रेंड शोरिंग मतलब अपने दोस्त देशों के साथ सप्लाई चेन बनाना। हाँ, बिल्कुल। फ्रेंड शोरिंग का मतलब है कि देश अपनी सप्लाई चेन उन देशों से बनाते हैं जिन पर वो भू राजनीतिक रूप से भरोसा करते हैं। चीन पर निर्भरता कम करने की जो बात चल रही है, ये उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। तो ये भारत अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ही एक आर्थिक पहलू है। बिल्कुल, ये उस व्यापक रुझान, उस ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है जहां भारत और अमेरिका अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। मेंस के उत्तरों में इस बिंदु का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कैसे भारत अमेरिका व्यापार संबंध पुराने विवादों से आगे बढ़कर एक नए, ज्यादा रणनीतिक और सहकारी ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं, ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का भी हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक और खबर है जो थोड़ी गर्मागर्म सी लग रही है। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भारत की टिप्पणी से जुड़ी है। क्या हुआ है इसमें? हाँ, ये मामला असल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल की कुछ टिप्पणियों से शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने का जिक्र किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 7 नवंबर को एक बयान दिया, जो आज 8 नवंबर को रिपोर्ट हुआ है, और ये बयान काफी तीखा है। क्या कहा MEA प्रवक्ता ने? मतलब क्या लाइन ली भारत ने? उन्होंने कहा कि गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां, क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप हैं। मतलब ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम दशकों की तस्करी, डेकेड्स ऑफ स्मगलिंग और अपारदर्शी साझेदारी, ओपेक पार्टनरशिप के जरिए बनाए। ये बहुत सीधा और कड़ा आरोप है पाकिस्तान पर। ये वाकई एक कड़ा बयान है। डिप्लोमेसी में ऐसे शब्द इस्तेमाल करना बड़ी बात होती है। इसका कूटनीतिक महत्व, डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस क्या है? भारत ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया?
ये एक सोचा समझा और जानबूझकर किया गया कूटनीतिक जवाबी कदम है, डेलिब्रेट डिप्लोमैटिक काउंटर मूव है। देखिए, जब ट्रंप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ परमाणु गतिविधियों के संदर्भ में लेते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच हाइफनेशन का खतरा पैदा होता है। हाइफनेशन मतलब दोनों को एक साथ जोड़कर देखना। हाँ, मतलब दुनिया उन्हें एक ही नजरिए से देखने लगती है, परमाणु प्रसार प्रोलिफरेशन के मामले में एक ही श्रेणी में रखने लगती है, जबकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत दशकों से इस हाइफनेशन के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई लड़ता रहा है। तो भारत की कोशिश ये है कि दुनिया उसे पाकिस्तान से अलग करके देखे, खासकर परमाणु मुद्दे पर। इसे डी-हाइफनेशन कहते हैं ना? बिल्कुल। एमईए का यह बयान इसी डी-हाइफनेशन का एक प्रयास है। आप देखेंगे कि यह बयान रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं था। भारत ने यह नहीं कहा कि नहीं, हमने टेस्ट नहीं किया, बल्कि ये आक्रामक ऑफेंसिव था। इसने सीधे पाकिस्तान के कार्यक्रम को अवैध, इलीगल और गुप्त क्लैंडस्टाइन करार दिया। इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? मतलब भारत क्या हासिल करना चाहता है इससे? इसका रणनीतिक उद्देश्य है भारत के परमाणु कार्यक्रम और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बीच एक स्पष्ट अंतर, एक कंट्रास्ट स्थापित करना दुनिया के सामने। भारत हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को स्वदेशी, इंडिजिनस, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और घोषित डिक्लेयर्ड बताता रहा है। हमारी एक स्पष्ट नो फर्स्ट यूज NFU नीति है, यानी भारत पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके विपरीत भारत पाकिस्तान के कार्यक्रम को तस्करी, अवैध नेटवर्क और बाहरी मदद पर आधारित बताता रहा है। एमईए का बयान इसी नैरेटिव को, इसी कहानी को मजबूती देता है। और इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या फायदा है? जैसे NSG वगैरह में। बिल्कुल, इससे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत होती है। ये उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण है जहां वो सदस्यता चाहता है, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG। ये दिखाता है कि भारत परमाणु अप्रसार व्यवस्था, नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम का सम्मान करता है, जबकि उसके पड़ोसी का रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। UPSC इंटरव्यू में भी ये लाइन बहुत उपयोगी हो सकती है, जहां भारत के परमाणु सिद्धांत और पड़ोसियों के साथ उसके अंतर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भारत की ऑफिशियल लाइन है। ये IR के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। चलिए, ये तो हुई IR की बात। अब रुख करते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर। और यहाँ सबसे पहली खबर, जो शायद सबसे चिंताजनक भी है, वो दिल्ली NCR के वायु गुणवत्ता संकट, एयर क्वालिटी क्राइसिस की है। ये हर साल इस समय एक बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ, और इस साल भी स्थिति गंभीर है। आज 8 नवंबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। और चिंता की बात यह है कि अलग अलग एजेंसियों के डेटा में काफी अंतर दिख रहा है, जो अपने आप में एक समस्या है, कंफ्यूजन पैदा करता है। कैसा अंतर? क्या आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, सुबह 9 बजे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि आधिकारिक सरकारी एजेंसी है, उसके आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 335 दर्ज किया गया है। 335 AQI का मतलब है बहुत खराब श्रेणी। इसे रेड जोन भी कहते हैं। 335, ये तो काफी खराब है। लेकिन आप कह रही हैं कि दूसरी एजेंसियों का डेटा अलग है। कितना अलग? हाँ, एक निजी पोर्टल है AQI.in, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है। उसके अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 566 था। 566? अरे, ये तो खतरनाक हैजार्डस श्रेणी हो गई। 500 से ऊपर तो हैजार्डस होता है ना? बिल्कुल, हैजर्डस, जो वेरी पोर से भी कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति है। NCR के बाकी शहरों का हाल भी बुरा है। नोएडा का AQI तो 700 के पार चला गया, जो एक्सट्रीमली हैजर्डस है। और गुरुग्राम का AQI 401 था, जो गंभीर श्रेणी में है। और पूरे क्षेत्र में मुख्य प्रदूषक PM 2.5 बना हुआ है, जो हमारे फेफड़ों के लिए सबसे हानिकारक महीन कण होते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक सरकारी एजेंसी कह रही है 335 वेरी पुअर, और एक प्राइवेट पोर्टल जिसे अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहा है 566 हैजर्डस। इतना बड़ा अंतर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो सिर्फ प्रदूषण का संकट नहीं, बल्कि डेटा को लेकर ही एक संकट लग रहा है, एक तरह का डेटा गवर्नेंस का संकट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ प्रदूषण का संकट नहीं है, ये डेटा गवर्नेंस का भी संकट है। सोचिए, सरकार का जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है GRAP, जो प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग स्तरों पर कार्रवाई तय करता है, वो किस पर निर्भर करता है? वो AQI के इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करता है।
हाँ, GRAP की स्टेज तो AQI लेवल के हिसाब से ही तय होते हैं ना। एग्जैक्टली ग्रैप के अलग अलग चरण स्टेज 1, 2, 3, 4 वो अलग अलग AQI थ्रेशोल्ड पर लागू होते हैं। जैसे 301 से 400 AQI वेरी पुअर पर ग्रैप का चरण 3 लागू होता है, जिसमें कुछ प्रतिबंध लगते हैं, जैसे BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक। 401 से 450 सिवियर पर चरण 4 लागू होता है, जिसमें और कड़े प्रतिबंध, जैसे दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकना, जरूरी सामान वालों को छोड़कर, या निर्माण कार्य बंद करना शामिल हो सकते हैं। और 450 से ऊपर सिवियर प्लस या 500 से ऊपर हैजार्डस की स्थिति तो एक तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी होती है, जिसमें स्कूल बंद करने या ऑड इवन जैसे कदम उठाने की नौबत आ सकती है। तो जब डेटा में इतना अंतर है, एक कह रहा है 335, दूसरा 566, तो प्रशासन कौन से चरण की कार्रवाई करेगा? मतलब ग्रैप का कौन सा स्टेज लागू माना जाएगा? ये तो बड़ा भ्रम और निष्क्रियता, पॉलिसी पैरालाइसिस को जन्म देगा। बिल्कुल, यही सवाल है। सरकार किस डेटा पर भरोसा करे? CPCB के 335 पर या AQI.in के 566 पर? किस आधार पर वो कड़े कदम उठाएं, जिनसे लोगों को असुविधा भी होती है और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं? ये जो अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, ये न सिर्फ प्रशासनिक प्रतिक्रिया को पंगु, पैरालाइसिस बनाती है, बल्कि जनता के भरोसे को भी कमजोर करती है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं असली स्थिति क्या है, सरकार कुछ कर भी रही है या नहीं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अभी क्या कदम उठाया है? कुछ हुआ है? फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के कारण होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए क्रमबद्ध समय स्टैगर्ड टाइमिंग्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज का आदेश दिया है। मतलब अलग अलग दफ्तर अलग अलग समय पर खुलेंगे और बंद होंगे, ताकि सड़कों पर एक साथ ट्रैफिक कम हो। लेकिन जब हवा खतरनाक स्तर पर बताई जा रही है, या कम से कम बहुत खराब तो है ही, तब सिर्फ ऑफिस टाइमिंग बदलना, क्या ये प्रतिक्रिया समस्या की गंभीरता के अनुपात में पर्याप्त लगती है? ये तो काफी कमजोर प्रतिक्रिया लगती है। ये एक जायज सवाल है और ये पैटर्न अक्सर देखने में आता है कि समस्या की भयावहता और उठाए गए प्रशासनिक कदमों के बीच एक अंतर, एक डिस्कनेक्ट रहता है। पराली जलाना, वाहनों का प्रदूषण, निर्माण कार्य की धूल, मौसम की स्थिति, इन सब के लिए एक समन्वित और मजबूत संघीय समाधान, कोऑर्डिनेटेड फेडरल सॉल्यूशन की जरूरत है, जिसमें केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सब मिलकर काम करें। वो अभी भी पूरी तरह से लागू होता नहीं दिख रहा है। ये GS3 एनवायरनमेंट के साथ साथ GS2 गवर्नेंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, जो शहरी शासन, अर्बन गवर्नेंस की चुनौतियों और नीतिगत पक्षाघात, पॉलिसी पैरालिसिस को उजागर करती है। हाँ, ये तो हर साल की कहानी बन गई है, दुख की बात है। लेकिन चलिए, पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है आज। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क NZP आज से फिर से खुल गया है। ये काफी टाइम से बंद था शायद। हाँ, ये एक सकारात्मक विकास है। दिल्ली का चिड़ियाघर यानी NZP 30 अगस्त 2025 30 अगस्त 2025 से आगंतुकों के लिए बंद था। कारण था वहां एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे H5N1 वायरस भी कहते हैं, उसका एक पॉजिटिव मामला मिलना। एक पक्षी में यह पाया गया था। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये तो बर्ड फ्लू है ना, जो पक्षियों से फैलता है। हाँ, ये वही है। और क्योंकि यह एक ज़ूनोटिक बीमारी है, ज़ूनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। हालांकि इसका खतरा कम होता है, इसलिए चिड़ियाघर को एहतियाती उपाय, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर तुरंत बंद कर दिया गया था। ये 2 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहा। तो अब ये फिर से क्यों खुल गया? क्या खतरा टल गया है? मतलब सब ठीक है अब? हाँ, लगता है कि वायरस के प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया है, सक्सेसफुली कंटेन कर लिया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने भारत सरकार द्वारा 2021 में जारी एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा, में दिए गए सभी बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया। इसमें डिसइंफेक्शन, पक्षियों की निगरानी और बार-बार सैंपलिंग करना भी शामिल था। फिर से खोलने से पहले 4 बार अलग-अलग समय पर सैंपल लिए गए और सभी के नतीजे नेगेटिव आए हैं। इसके बाद ही इसे आज 8 नवंबर से जनता के लिए फिर से खोलने का फैसला किया गया। ये तो अच्छी बात है। मतलब एक प्रोटोकॉल था, उसे फॉलो किया गया और जब सब सुरक्षित लगा तब खोला गया। ये किस तरह से महत्वपूर्ण है यूपीएससी के नजरिए से? ये GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट SNT के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे जैव सुरक्षा, बायोसिक्योरिटी, रोग निगरानी, डिजीज सर्वेलेंस और महामारी नियंत्रण, एपिडेमियोलॉजिकल कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये वन हेल्थ अवधारणा का एक व्यावहारिक उदाहरण भी है।
वन हेल्थ ये क्या है? ये आजकल काफी सुनने में आता है। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है जो मानता है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। किसी एक में समस्या आने पर उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। जैसे कोविड-19 को ही देख लीजिए। माना जाता है कि वो जानवरों से इंसानों ने आया। चिड़ियाघर जैसी जगह जहां इंसान, जानवर और पर्यावरण एक साथ आते हैं, वो एक महत्वपूर्ण वन हेल्थ इंटरफेस है। दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले शहर के बीचों बीच स्थित चिड़ियाघर में H5N1 जैसे वायरस का मिलना एक बड़ा जैव सुरक्षा खतरा, बायोसिक्योरिटी थ्रेट था। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि शासन सफल रहा, मतलब खतरे को सही समय पर पहचान कर उसे फैलने से रोक लिया गया। हाँ, बिल्कुल। इस मामले में जो व्यवस्थित प्रतिक्रिया हुई, सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स, तुरंत बंद करना, निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना, लगातार निगरानी और परीक्षण, और सब कुछ ठीक होने के बाद ही फिर से खोलना, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और जैव नियंत्रण, बायो कंटेनमेंट के सफल अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। ये उस AQI डेटा संकट के बिल्कुल विपरीत एक सकारात्मक उदाहरण है, जहां एक संभावित खतरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया। ये दिखाता है कि जब प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन किया जाए तो ऐसे संकटों से निपटा जा सकता है। ये फंक्शनल गवर्नेंस का अच्छा उदाहरण है। ये जानकर अच्छा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी से आज कोई बहुत बड़ी खबर रिपोर्ट नहीं हुई है, तो हम सीधे आते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर, यानी सामाजिक मुद्दे और कल्याण पर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संपादकीय एडिटोरियल छपा है आज, जो न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर के चुनाव और कल्याणवाद, वेलफेयरिज्म पर चल रही वैश्विक बहस से जुड़ा है। हाँ, ये काफी विचारोत्तेजक, थॉट प्रोवोकिंग संपादकीय है। इसका शीर्षक है इकोनॉमिक्स एंड अ ममदानी मॉडल, बिग एप्पल स्टाइल। ये न्यूयॉर्क शहर NYC, जिसे बिग एप्पल भी कहते हैं, उसके अगले मेयर के रूप में जोहरान ममदानी के हालिया चुनाव का विश्लेषण करता है। ममदानी 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से पद संभालेंगे, और वो एक ऐसे मंच पर चुने गए हैं जिसमें बड़े बड़े कल्याणकारी वादे शामिल हैं, जैसे मुफ्त सिटी बसें, किराया फ्रीज और सार्वभौमिक बाल देखभाल, फ्री बसेस, रेंट फ्रीजेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। मुफ्त बसें, किराया फ्रीज, ये तो सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं। मतलब लोक लुभावन वादे कह सकते हैं इन्हें। क्या संपादकीय इनकी तारीफ कर रहा है या आलोचना? नहीं, तारीफ या बुराई से ज्यादा संपादकीय इस चुनाव को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एक बुनियादी और वैश्विक सवाल पूछने के लिए। सवाल यह है कि आज के दौर में जब दुनिया भर में आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में स्थायी कल्याणवाद, सस्टेनेबल वेलफेयरिज्म कैसा दिखना चाहिए? क्या ममदानी का मॉडल इसका जवाब है, या इसमें कुछ खतरे भी छिपे हैं? ये संपादकीय इसी पर बहस करता है। तो ममदानी के वादों की लागत क्या होगी? मतलब क्या ये व्यवहारिक है, फ्री बसें वगैरह? संपादकीय बताता है कि अकेले मुफ्त बस योजना पर ही अनुमानित सालाना खर्च $1.2 बिलियन आएगा। इसे फंड करने के लिए ममदानी ने $1 मिलियन से ज्यादा की आय पर 2% का अतिरिक्त टैक्स लगाने और कॉर्पोरेट सब्सिडी में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। क्या दुनिया में कहीं और ऐसे मॉडल है? भारत में भी तो कुछ राज्यों में ऐसी योजनाएं हैं, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। हाँ, संपादकीय इसकी तुलना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पिंक टिकट योजना जैसी नीतियों से करता है, जिसने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी थी। दावा किया गया था कि इससे महिला यात्रियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं और हो रहे हैं। लेकिन संपादकीय का मुख्य तर्क क्या है? वो इस बहस को कैसे देखता है? मतलब क्या वो कहता है कि ये अच्छा है या बुरा? संपादकीय इस पूरी बहस को दो विरोधी दार्शनिक और आर्थिक दृष्टिकोणों, या आप कह सकते हैं जाल, ट्रैप्स के बीच एक तनाव, एक टेंशन के रूप में बहुत खूबसूरती से फ्रेम करता है। पहला दृष्टिकोण है रॉल्जियन एक्विटी, जस्टिस पोल। ये महान दार्शनिक जॉन रॉल्स के विचारों पर आधारित है। रॉल्स का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समाज की अच्छाई का पैमाना ये होना चाहिए कि वो अपने सबसे कम लाभान्वित सदस्यों, लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स का कितना ध्यान रखता है, उनकी भलाई को प्राथमिकता देता है। कल्याणकारी नीतियां, वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज इसी सिद्धांत पर चलती हैं, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे लाभ पहुंचाना। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब न्याय पर आधारित समाज। लेकिन इसका जाल क्या है जिसे संपादकीय रॉल्स ट्रैप कह रहा है? इसमें क्या खतरा है? रॉल्स ट्रैप ये है कि अगर कल्याणकारी नीतियां ठीक से डिजाइन नहीं की गईं, सोच समझकर लागू नहीं की गईं, तो उनके अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने किराया फ्रीज कर दिया, रेंट फ्रीज लगा दिया, यानी किराया बढ़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी, तो गरीबों को तत्काल राहत तो मिलेगी, रेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन लंबे समय में क्या होगा? मकान मालिक नए घर बनाने या पुराने घरों की मरम्मत करने के लिए हतोत्साहित होंगे, डिस्करेज होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी लागत निकालना मुश्किल है। इससे क्या होगा? घरों की आपूर्ति, सप्लाई कम हो जाएगी, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी गिरेगी, और शायद मकान पाने के लिए काला बाजार, ब्लैक मार्केट्स पनपने लगेगा, जहां लोग मकान मालिक को टेबल के नीचे से की मनी या पगड़ी देने लगें। इसी तरह मुफ्त बसें, अगर बिना पर्याप्त निवेश के बिना नई बसें खरीदे शुरू कर दी जाएं, तो बसों की संख्या कम हो सकती है, उनमें भीड़ बढ़ सकती है और उनका रखरखाव खराब हो सकता है। तो अच्छी मंशा के बावजूद नतीजा बुरा हो सकता है। अच्छा, तो अच्छे इरादे से शुरू की गई नीति भी गलत डिजाइन के कारण नुकसान पहुंचा सकती है। ये हुआ रॉल्स ट्रैप। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा दृष्टिकोण है परेटो एफिशिएंसी पोल। ये पारंपरिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, विल्फ्रेडो परेटो के नाम पर। यह कहता है कि एक प्रणाली तब कुशल, एफिशिएंट मानी जाती है जब उसमें कोई भी बदलाव ऐसा ना किया जा सके जिससे किसी एक व्यक्ति का भला हो बिना किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान किए। मतलब संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो, कोई बर्बादी न हो। ये तो दक्षता, एफिशिएंसी पर फोकस करता है। इसका जाल क्या है? परेटो ट्रैप, इसमें क्या खतरा है? परेटो ट्रैप यह है कि दक्षता की खोज में यह अक्सर समानता, इक्विटी और समावेशन, इंक्लूजन को नजरअंदाज कर देता है। यह बहिष्कार, एक्सक्लूजन को सहन कर लेता है अगर वो कुशल तरीके से हो रहा हो। संपादकीय इसके बहुत सटीक उदाहरण देता है। सोचिए एक ऐसे क्लिनिक की जो बहुत कुशलतापूर्वक चल रहा है, समय पर अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, सब कुछ साफ सुथरा है, एकदम एफिशिएंट, लेकिन वो इतना महंगा है कि गरीबों की पहुंच से बाहर है, तो वो गरीबों से कुशलतापूर्वक खाली है। या ऐसी बसें जो बिल्कुल समय पर चलती हैं, एकदम एफिशिएंट, लेकिन वो उन रूटों पर नहीं चलती जहां गरीब मजदूर रहते हैं, बल्कि अमीर इलाकों में चलती हैं जहां से ज्यादा किराया मिलता है। ये दक्षता तो है, पर क्या ये न्यायपूर्ण है? नहीं, ये कुशल बहिष्कार है। तो एक तरफ गरीबों की मदद करने के चक्कर में अकुशलता और गुणवत्ता में गिरावट का खतरा, रॉल्स ट्रैप, और दूसरी तरफ दक्षता के नाम पर गरीबों को व्यवस्था से ही बाहर कर देने का खतरा, परेटो ट्रैप। ये तो बड़ी दुविधा है। तो फिर समाधान क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या संपादकीय कुछ सुझाता है? हाँ, संपादकीय का तर्क यही है कि हमें इन दोनों चरम सीमाओं, एक्सट्रीम्स में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है कि या तो न्याय होगा या दक्षता। वो एक तीसरे मॉडल का प्रस्ताव करता है जिसे वो थर्मोस्टैट मॉडल कहता है। थर्मोस्टैट मॉडल, जैसे एसी का थर्मोस्टैट होता है, तापमान कंट्रोल करने वाला। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे थर्मोस्टैट तापमान को जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करता है, वैसे ही ये मॉडल आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कल्याणकारी नीतियों को समायोजित, एडजस्ट करेगा। ये मॉडल अनिवार्य रूप से स्वचालित स्टेबलाइजर्स, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स का एक सेट बनाने की बात करता है, जो अर्थव्यवस्था में तनाव, स्ट्रेस या मंदी के समय अपने आप ज्यादा रॉल्सियन यानी ज्यादा कल्याणकारी और सहायक हो जाए, और जब अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही हो, क्षमता कैपेसिटी बढ़ रही हो, तो ज्यादा परेटो यानी ज्यादा दक्षता उन्मुख हो जाए। मतलब जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थर्मोस्टैट मॉडल काम कैसे करेगा? इसकी क्या सिद्धांत हैं? मतलब प्रैक्टिकली कैसे लागू होगा? इसके दो मुख्य स्तंभ, पिलर्स बताए गए हैं संपादकीय में। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है माइक्रो इकोनॉमिकली केयरफुल होना, यानी कल्याणकारी योजनाओं को बहुत सोच समझकर स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना, माइक्रो लेवल पर ध्यान देना। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, सिर्फ इनपुट जैसे कितनी बसें खरीदी या कितने स्कूल खोलें को सब्सिडी देने की बजाय परिणामों, आउटकम्स को सब्सिडी दें। जैसे सिंगापुर का बस मॉडल, सिंगापुर बस कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल 2016। वहां सरकार निजी ऑपरेटरों को सिर्फ बसें खरीदने के लिए पैसा नहीं देती, बल्कि बसों के समय पर किलोमीटर्स, ऑन टाइम किलोमीटर्स चलाने के लिए भुगतान करती है। मतलब अगर बस टाइम पर चलेगी, सही रूट पर चलेगी, तभी पैसा मिलेगा। इससे गुणवत्ता और सेवा पर ध्यान जाता है। दूसरा, किराया फ्रीज जैसे कुंद, ब्लंट मूल्य नियंत्रणों की बजाय ज्यादा लक्षित, टारगेटेड और आकस्मिक बफर्स, कंटिंजेंट बफर्स का इस्तेमाल करें। जैसे साधन परीक्षित यानी सिर्फ जरूरतमंदों के लिए स्वचालित वाउचर्स, ऑटोमेटिक वाउचर्स जो आर्थिक मंदी या किसी और झटके के समय अपने आप बढ़ जाएं।
फ्रांस का सॉलिडेरिटी ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसा ही करता है। तीसरा, कैश या ई वाउचर्स को प्राथमिकता दें जहां तक संभव हो, क्योंकि ये लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करने की आज़ादी देते हैं। ब्राजील का प्रसिद्ध बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम या केन्या का इनवा जामी इसके अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन सिर्फ वाउचर देना काफ़ी नहीं है, साथ ही विश्वसनीय सार्वजनिक ऑप्शंस, क्रेडिबल पब्लिक ऑप्शंस भी उपलब्ध कराएं, जैसे अच्छी सरकारी बसें या स्कूल। और इन सेवाओं के लिए कठोर गुणवत्ता बजट रखें, मतलब स्टाफिंग, रखरखाव, निरीक्षण के लिए पर्याप्त धन। ये सुनिश्चित करेगा कि एक न्यूनतम गुणवत्ता स्तर, क्वालिटी फ्लोर बना रहे और निजी प्रदाता भी अच्छी सेवा देने के लिए अनुशासित, डिसिप्लिन रहें। उन्हें पता हो कि अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो लोग सरकारी ऑप्शन चुन लेंगे। ये तो हुआ योजनाओं को स्मार्ट बनाने का तरीका। माइक्रो इकोनॉमिकली केयरफुल होना। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है फिस्कली ऑनेस्ट होना, यानी वित्तीय रूप से ईमानदार होना। संपादकीय कहता है कि कल्याणवाद अक्सर गलत डिजाइन से ज्यादा कम वित्त पोषण, अंडर फंडिंग के कारण विफल होता है। आप बड़े बड़े वादे कर दें लेकिन उनके लिए पर्याप्त पैसा न रखें तो वो सफल नहीं हो सकते। इसलिए पहला, सभी कल्याणकारी वादों की लागत का पारदर्शी रूप से ट्रांसपेरेंट कॉस्टिंग किया जाना चाहिए और ये भी साफ बताना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा, हवा में वादे नहीं। दूसरा, कल्याणकारी नीतियों को हमेशा ऐसे विकास उपायों, ग्रोथ मेजर्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था में आपूर्ति, सप्लाई को बढ़ाते हैं। इसे क्राउडिंग इन सप्लाई कहा गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप गरीबों को किराया वाउचर दे रहे हैं तो साथ ही आपको जोनिंग नियमों में ढील देकर या अन्य तरीकों से नए घर बनाने को भी प्रोत्साहित करना होगा, ताकि घरों की कमी ना हो और किराया आसमान न छूने लगें, वरना वाउचर का फायदा मकान मालिक उठा लेंगे। अगर आप मुफ्त बस यात्रा दे रहे हैं तो आपको नए डिपो बनाने, नई बसें खरीदने और ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने में भी सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। सिर्फ मांग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपूर्ति भी बढ़ानी होगी। डिमांड और सप्लाई दोनों का ध्यान रखना होगा। ये तो वाकई ये मुफ्तखोरी की जो बहस चलती है हमारे यहाँ, उसको एक बहुत ही परिपक्व, मैच्योर और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन वादे करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्थायी और प्रभावी कल्याणकारी व्यवस्था बनाने के बारे में है। बिल्कुल, ये विश्लेषण सिर्फ गरीबों को फौरी राहत, पैलिएटिव केयर देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये संरचनात्मक हस्तक्षेप, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की बात कर रहा है। संपादकीय इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल पोलानी के दोहरे आंदोलन, डबल मूवमेंट के सिद्धांत के संदर्भ में भी देखता है। पोलानी का तर्क था कि इतिहास में जब भी बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, जैसे 1980-90 में थाचर रीगन युग में हुआ, तो समाज में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रोटेक्शन की मांग उठती है, एक पेंडुलम की तरह। ये कल्याणवाद को सिर्फ दान, चैरिटी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, जोखिम लेने में सक्षम समाज, रिस्क टेकिंग सोसाइटी के लिए एक पूर्व शर्त, प्री कंडीशन के रूप में पुनर्परिभाषित, रीडिफाइन करता है। मतलब अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तभी वो नए काम करने का जोखिम लेंगे। ये सिर्फ GS2 कल्याणकारी योजनाएं का विषय नहीं रह जाता, बल्कि ये GS1 पूंजीवाद, समाजवाद जैसी विचारधाराएं के स्तर की बहस बन जाती है। और ये थर्मोस्टैट मॉडल असल में किस तरह के शासन, गवर्नेंस की मांग करता है? मतलब इससे लागू करने के लिए सरकार को कैसा होना पड़ेगा? अनिवार्य रूप से ये डेटा संचालित अनुकूली शासन, डेटा ड्रिवन अडैप्टिव गवर्नेंस का आह्वान है। स्वचालित स्टेबलाइजर्स, आकस्मिक वाउचर्स, ओपन डेटा ऑडिट्स जैसे शब्द, ये सब एक ऐसे स्मार्ट स्टेट की ओर इशारा करते हैं जो डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों को तेजी से समायोजित, अडैप्ट कर सकता है। ये रॉल्स और पेरेटो के बीच संतुलन साधने की प्रक्रिया को प्रोग्राम करने का प्रयास है, ताकि नीतियां अचानक लोक लुभावन झटकों, पॉपुलिस्ट लर्ज के बजाय एक प्रबंधित, अनुक्रमित तरीके, मैनेज्ड, सीक्वेंस्ड मैनर से बदलें। इसमें एक निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो सकती है? क्या सरकार को ही सब कुछ करना होगा? नहीं, संपादकीय यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने में मिशन संचालित फर्मों को एक महत्वपूर्ण संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में देखता है। इसका उदाहरण वो भारत के ही प्रसिद्ध अरविंद आई केयर से देता है। अरविंद आई केयर कैसे क्रॉस सब्सिडी मॉडल्स का उपयोग करके, यानी भुगतान करने वाले मरीजों से पैसा लेकर गरीबों का मुफ्त या बहुत कम लागत पर इलाज करके लाखों लोगों को आंखों की रोशनी दे पाया। संपादकीय कहता है कि यह सिर्फ दान का मामला नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेस मॉडल डिजाइन का मामला है। ये कल्याण के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPPs के लिए एक परिष्कृत मॉडल, सोफिस्टिकेटेड मॉडल सुझाता है, जहां राज्य उन प्राइवेट फर्मों के साथ लंबी अवधि के अनुबंध और सब्सिडी संरेखित अलाइन कर सकता है जो वास्तव में सार्वजनिक मूल्य, पब्लिक वैल्यू का सह उत्पादन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब सरकार और मिशन ड्रिवन प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। आते हैं संस्कृति और विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज खंड पर। आज एक हिंदू त्योहार भी मनाया जा रहा है, गणाधिप संकष्टी चतुर्थी। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, आज 8 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का पर्व है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त उपवास रखते हैं और उनके गणाधिप यानी गणों के अधिपति रूप की पूजा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकटों को हरने वाली चतुर्थी। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक माह अमांत कैलेंडर के अनुसार या मार्गशीर्ष माह पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार के कृष्ण पक्ष यानी घटते चंद्रमा का चरण की चतुर्थी तिथि यानी चौथे दिन को मनाया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अच्छा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां त्योहारों और उनसे जुड़ी तिथियों या महीनों का मिलान करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा मैंने शायद पहले इशारा किया, कि आज जब ये आस्था आधारित त्योहार मनाया जा रहा है, उसी दिन प्रधानमंत्री ने नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें से एक वाराणसी यानी काशी, जो भगवान शिव की नगरी है और गणेश जी के पिता हैं, से शुरू हो रही है। ये कहीं ना कहीं उस बात को पुश करता है जिसकी हमने अर्थव्यवस्था खंड में चर्चा की थी, आस्था और विकास, फेथ एंड डेवलपमेंट का संगम, यानी आधुनिक विकास को सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं से जोड़ना। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का भी हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये एक अच्छा कनेक्शन है। पॉइंट्स को ऐसे जोड़ना मेंस के लिए भी अच्छा रहता है। अब जैसा कि हम अक्सर करते हैं, आज की चर्चा से यूपीएससी एथिक्स GS4 के लिए कुछ विचारणीय स्थितियां, केसलेट्स निकालते हैं। आज तो काफी मसाला है एथिक्स के लिए। हाँ, आज की चर्चा से 2 बहुत अच्छे केस स्टडीज बन सकते हैं। पहला केसलेट ममदानी मॉडल वाले संपादकीय से प्रेरित है। इसे हम नगर आयुक्त की दुविधा, द म्युनिसिपल कमिश्नर्स डिलेमा कह सकते हैं, रॉल्स वर्सेस परेटो वाली डिबेट पर। बताइए, क्या है सिनेरियो। आप एक बड़े शहर के नगर आयुक्त हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। आपको शहर की सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मिला है। आपके शहर में ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है और शहर के बाहरी इलाकों में बसी झुग्गी बस्तियों से शहर के केंद्र तक कनेक्टिविटी बहुत खराब है। गरीब लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब आपके सामने 2 मुख्य विकल्प हैं इस 100 करोड़ को खर्च करने के। ऑप्शन ए, पैरेटो लीनिंग दक्षता उन्मुख। आप इन 100 करोड़ से 50 नई आधुनिक कुशल इलेक्ट्रिक बसें खरीदते हैं। आप इन्हें शहर के 5 सबसे घने, लाभदायक और मध्यम वर्गीय इलाकों वाले रूटों पर चलाते हैं। इससे सरकार को कुछ राजस्व भी मिलेगा, मुख्य सड़कों पर प्रदूषण कम होगा और इसे एक कुशल प्रबंधन माना जाएगा। लेकिन इससे शहर के सबसे गरीब, कम घनत्व वाले झुग्गी क्षेत्र पूरी तरह से असंबद्ध, अनकनेक्टेड रह जाएंगे। ये कुशल बहिष्कार, एफिशिएंट एक्सक्लूजन के पैरेटो जाल, पैरेटो ट्रैप का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी, रॉल्स लीनिंग, न्याय उन्मुख। आप इन 100 करोड़ का उपयोग पूरे शहर में सभी के लिए बस यात्रा को सब्सिडी देने या मुफ्त करने के लिए करते हैं। इससे गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल और सीधी राहत मिलेगी, उनकी जेब पर बोझ कम होगा। लेकिन क्योंकि आपके पास बसों की संख्या बढ़ाने या रखरखाव सुधारने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं है, 100 करोड़ सब्सिडी में चले रहे। इससे बसों में भारी भीड़-भाड़ बढ़ेगी, बसों की हालत और गिरेगी और लंबे समय में ये व्यवस्था फिस्कली अनसस्टेनेबल हो जाएगी। ये रॉल्स जाल का उदाहरण होगा। एक तरफ दक्षता है पर गरीबों का ध्यान नहीं, दूसरी तरफ गरीबों का ध्यान है पर व्यवस्था चरमरा सकती है। तो नैतिक प्रश्न, एथिकल क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नैतिक प्रश्न ये है कि आप नगर आयुक्त के रूप में इन दोनों चरम विकल्पों के बजाय उस थर्मोस्टैट मॉडल के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए तीसरा, ज्यादा संतुलित विकल्प कैसे डिजाइन करेंगे। एक ऐसी नीति का विवरण दें जो राजकोषीय रूप से ईमानदार हो, यानी अपनी लागत निकाल सके या उसके लिए स्पष्ट फंड हो और आपूर्ति का प्रबंधन करें, और सूक्ष्म आर्थिक रूप से सावधान हो, यानी सब्सिडी को प्रभावी ढंग से टारगेट करे। आपकी नीति दक्षता, एफिशिएंसी और समानता, न्याय, इक्विटी के प्रतिस्पर्धी नैतिक दावों, कंपीटिंग एथिकल क्लेम्स को कैसे संतुलित करेगी। आपको एक बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें सिर्फ नैतिक दुविधा नहीं बल्कि पॉलिसी डिजाइन का चैलेंज भी है। अच्छा, दूसरा केसलेट,
वो SIR वाले मुद्दे से होगा। हाँ, दूसरा केसलेट SIR वाले संपादकीय से जुड़ा है। इसे हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की दुविधा, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स डिलेमा कह सकते हैं, प्योरिटी वर्सेस इंक्लूजन वाली डिबेट पर। बताइए इसका सिनेरियो। आप एक ऐसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO, जहां ECI का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR चल रहा है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम ड्राफ्ट मतदाता सूची फाइनल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशन के लिए तैयार है। आपकी टीम आपको सूचित करती है कि पूरी प्रक्रिया किताब के अनुसार बाय द बुक पूरी की गई है। BLOs ने 3 बार घर घर दौरा किया है। जिन मतदाताओं के नाम मेल नहीं खा रहे थे उन्हें नोटिस दिया गया और सुनवाई का मौका भी दिया गया। सब कुछ प्रक्रियात्मक रूप से प्रोसीजरली सही है। लेकिन जब आप अंतिम आंकड़े देखते हैं तो आप पाते हैं कि राज्य में महिला पुरुष मतदाता अनुपात फीमेल मेल वोटर रेशियो में 4% 4% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में देखी गई थी। अब आपके राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी, मान लीजिए जैसे तमिलनाडु में DMK थी, ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोल को षड्यंत्र बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये महिलाओं को जानबूझकर मताधिकार से वंचित, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट करने की कोशिश है। दूसरी तरफ आपके अपने अधिकारी जोर दे रहे हैं कि जितने भी नाम हटाए गए हैं वो सभी जांच पड़ताल के बाद हटाए गए हैं और वे वास्तव में मर्द, डिसीज्ड या स्थायी रूप से स्थानांतरित, परमानेंटली शिफ्टेड मतदाता थे। प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और ऊपर से दिल्ली में ECI मुख्यालय से दबाव है कि रोल को तुरंत अंतिम रूप दिया जाए ताकि 7 फरवरी की राष्ट्रीय समय सीमा डेडलाइन का पालन किया जा सके। ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ प्रक्रिया सही है, दूसरी तरफ नतीजे चिंताजनक है और राजनीतिक दबाव भी है। तो यहाँ नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा क्या है? नैतिक प्रश्न ये है कि इस स्थिति में आपके प्राथमिक नैतिक जिम्मेदारी, प्राइमरी एथिकल ड्यूटी क्या है? क्या आप प्रक्रियात्मक अखंडता, प्रोसीजरल इंटेग्रिटी को बनाए रखेंगे? आप कहेंगे कि जब प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई है तो नतीजों को स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों। आप स्वच्छ, क्लीन लेकिन सांख्यिकीय रूप से विषम रोल, स्टैटिस्टिकली अनोमलस रोल प्रकाशित कर देंगे और अपनी टीम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का बचाव करेंगे। या फिर आप वास्तविक न्याय, सब्सटैंटिव जस्टिस को प्राथमिकता देंगे। आप कहेंगे कि भले ही प्रक्रिया सही हो, अगर नतीजे इतने विषम हैं और महिलाओं के डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का गंभीर आरोप लग रहा है तो हमें फिर से जांच करनी चाहिए। आप प्रकाशन रोक देंगे और उन सभी हटाई गई महिला मतदाताओं के मामलों की दोबारा समीक्षा या पुनः सत्यापन, रीवेरिफिकेशन का आदेश देंगे। ऐसा करने से अंतिम रोल जारी करने में देरी होगी, ECI की समय सीमा का उल्लंघन होगा और शायद एक संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पैदा हो सकता है। अगर रोल समय पर तैयार ना हो, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और क्यों? अपनी कार्रवाई का नैतिक औचित्य, एथिकल जस्टिफिकेशन सिद्ध करें। सब्सटैंटिव जस्टिस के बीच चुनाव करना है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। ये दोनों ही केस स्टडीज एस्पिरेंट्स को सोचने पर मजबूर करेंगे और उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। चलिए अब जल्दी से आज की चर्चा में आए कुछ महत्वपूर्ण नामों, स्थानों और रिपोर्ट शब्दों को दोहरा लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक क्विक राउंड अप। बिल्कुल। व्यक्तियों में आज जिक्र आया जोरान ममदानी, न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर, 1 जनवरी 2026 से उनके कल्याणकारी मंच पर संपादकीय था। चिरंतन चैटर्जी, उस कल्याणवाद वाले संपादकीय के लेखक, यू ससेक्स में प्रोफेसर। अक्षय राउत, सार पर संपादकीय के लेखक, ECI के पूर्व महानिदेशक। BVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO, जिन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की। रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर टिप्पणी की। ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, जिनका सार के संदर्भ में उल्लेख हुआ। जॉन रॉल्स, महान दार्शनिक, जिनका रॉल्सियन सिद्धांत सबसे कमजोर की भलाई उद्धृत हुआ। कार्ल पोलैनी, अर्थशास्त्री, जिनका डबल मूवमेंट सिद्धांत बाजार बनाम सामाजिक सुरक्षा उद्धृत हुआ। ठीक है। और स्थान, प्लेसेस, कौन कौन सी जगह आज खबरों में थीं? स्थानों में महत्वपूर्ण थे दिल्ली NCR, वायु गुणवत्ता संकट, हजार्डस, वेरी पुअर AQI, डेटा विसंगति। वाराणसी, बनारस, जहां से 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुईं। खजुराहो, सहारनपुर, फिरोजपुर, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, नई वंदे भारत ट्रेनों के रूट पर स्थित शहर। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, राज्य जहां SIR का राजनीतिक प्रतिरोध हो रहा है। बिहार,
राज्य जहां SIR का पहला परीक्षण हुआ और विसंगतियां सामने आई। नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क दिल्ली एवियन इन्फ्लुएंजा के बाद आज फिर से खुला। और कुछ खास रिपोर्ट, मॉडल या शब्द, रिपोर्ट्स, मॉडल्स, टर्म्स जो याद रखने चाहिए। हाँ, कुछ शब्द और मॉडल याद रखने लायक हैं। ममदानी मॉडल, ज़ोहरान ममदानी के कल्याणकारी मंच के लिए इस्तेमाल किया गया अनौपचारिक शब्द। थर्मोस्टैट मॉडल, कल्याण नीति के लिए प्रस्तावित अनुकूली मॉडल जो रॉल्सियन इक्विटी और पेरेटो दक्षता को संतुलित करता है। ग्लोबल वेलफेयर मॉडल साइटेड, सिंगापुर का बस कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल, फ्रांस का सॉलिडेरिटी ट्रांसपोर्ट, ब्राजील का बोल्सा फमीलिया, केनिया का इनुआ जामी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, ECI द्वारा मतदाता सूची को साफ करने का अभियान, 75 वर्षों में 9वां। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, वो वायरस जिसके कारण NZP बंद हुआ था। एवियन इन्फ्लुएंजा एक्शन प्लान 2021, NZP द्वारा इस्तेमाल किया गया कंट्रोल प्रोटोकॉल। आज के 2 संपादकीय भी काफी महत्वपूर्ण थे। एक बार उनके मुख्य तर्क फिर से बता देंगे संक्षेप में? हाँ जरूर। पहला संपादकीय था इकोनॉमिक्स एंड अ ममदानी मॉडल, बिग एप्पल स्टाइल। इसका मुख्य तर्क था कि स्थायी कल्याणवाद कैसा दिखना चाहिए। इसने परेटो ट्रैप, कुशल बहिष्कार बनाम रॉल्स ट्रैप और कुशल समावेशन के बीच संतुलन बनाने के लिए थर्मोस्टैट मॉडल, जो फिस्कली ईमानदार और माइक्रो इकोनॉमिकली सावधान हो, का प्रस्ताव रखा। इसने मिशन संचालित फर्मों की भूमिका पर भी जोर दिया। दूसरा संपादकीय था अ वाइडर SIR हैज मोमेंटम बट इट इज स्टिल अ टेस्ट केस। इसका मुख्य तर्क था कि SIR अब एक वास्तविकता है और ECI की क्षमता का नया परीक्षण है। इसने राजनीतिक प्रतिरोध, लॉजिस्टिकल चुनौतियां और बिहार केस की असंगतियों पर ध्यान खींचा। साथ ही ECI द्वारा अपनाया गए फ्रेंडलियर टेम्पलेट, जैसे कोई दस्तावेज संग्रह नहीं, का भी जिक्र किया। इसका निष्कर्ष था कि सफलता के लिए अब ECI को कौशल और सहानुभूति की जरूरत होगी। ये दोनों संपादकीय मेंस के उत्तरों के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों हैं इनमें। अब कुछ बेहद जरूरी तथ्य प्रीलिम्स के लिए एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में। रेडी? बिल्कुल, लेट्स गो। सम की पॉइंट्स फॉर क्विक रिकॉल। ज़ोहरान ममदानी NYC के नवनिर्वाचित मेयर, Jan 1, 2026, कल्याणकारी प्रस्तावों के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन जॉन रॉल्स, दार्शनिक रॉल्जियन सिद्धांत, समाज को सबसे कम लाभान्वितों की भलाई से आंकें। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जॉन रॉल्स, दार्शनिक रॉल्जियन सिद्धांत, परेटो एफिशिएंसी, आर्थिक स्थिति, जहां किसी को बदतर किए बिना कोई बेहतर नहीं हो सकता। इसका जाल बहिष्कार को सहन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, बाजार की अति पहुंच सामाजिक सुरक्षा को जन्म देती है। इंपॉर्टेंट थ्योरी, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, बोल्सा फमीलिया, ब्राजील का प्रसिद्ध सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम। गुड एग्जाम्पल, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, अराविंद आई केयर, क्रॉस सब्सिडी केंद्रित कारखाने मॉडल वाली मिशन संचालित फॉर्म। गुड एग्जाम्पल इंडिया। पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ECI द्वारा नया मतदाता सूची बनाने का अभ्यास, 75 साल में 9वां, 21 साल में पहला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, SIR 2.0 स्कोप, 9 राज्य, 3 UTs, 51 करोड़ मतदाता। येलो फैक्चुअल डिटेल, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, SIR लीगल बेसिस, आर्टिकल 324, 324 और RPA एक्ट 1950 का सेक 21। कोर लीगल बेसिस, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, SIR प्रोसीजरल सेफगार्ड, गणना में कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है। येलो की फीचर, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, SIR 2.0 फाइनल रोल डेट, February 7th, 2026, 7 February 2026। येलो इंपॉर्टेंट डेट, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, बिहार SIR अनॉमली, लिंगानुपात 907 से गिरकर 892 महिला प्रति 1000 पुरुष हुआ। येलो की फाइंडिंग कंसर्न, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, न्यू वंदे भारत रूट्स 4, बनारस खाजुराहो, फिरोजपुर दिल्ली, लखनऊ सहारनपुर, अर्नाकुलम बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट रूट्स, पोलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत, टोटल वंदे भारत ट्रेन्स 160 से अधिक एज ऑफ November 8, 2025।
येलो फैक्चुअल अपडेट पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत दिल्ली AQI November 8 वेरी पुअर 335 CPCB वर्सेस हैजार्डस 566 AQI.in डेटा विसंगति। येलो की इशू पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत की पोल्यूटेंट दिल्ली PM 2.5 ग्रीन बेसिक फैक्ट पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के कारण 2 महीने बंद रहने के बाद नवंबर 8 को खुला। करंट इवेंट पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग CEO भारत US व्यापार समझौते पर घोषणा। येलो इंपॉर्टेंट पर्सन अनाउंसमेंट पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत गणाधिपा संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश का त्योहार नवंबर 8 कार्तिक कृष्ण पक्षा चतुर्थी। ग्रीन कल्चरल फैक्ट पुलानीज डबल मूवमेंट सिद्धांत AI इन रेलवेज माल ढुलाई सुरक्षा निगरानी के लिए इस्तेमाल की योजना। SNNT एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। ये क्विक फैक्ट्स रिवीजन के लिए शानदार है। ये कलर कोडिंग भी हेल्पफुल है। रेड मतलब बहुत जरूरी, येलो मतलब जरूरी फैक्ट और ग्रीन मतलब अच्छा फैक्ट। अब मेंस प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देख लेते हैं जो आज की चर्चा पर आधारित है। एस्पिरेंट्स इन्हें लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आज की चर्चा से GS2, GS3 और GS1 के लिए भी कुछ अच्छे सवाल बनते हैं। Q1 GS2 वेलफेयर कल्याण नीति डिजाइन वेलफेयर पॉलिसी डिजाइन में रॉल्स ट्रैप और पैरेटो ट्रैप से क्या तात्पर्य है। वैश्विक उदाहरणों से सीख लेते हुए भारत में स्थायी कल्याणवाद सस्टेनेबल वेलफेयरिज्म के लिए एक राजकोषीय रूप से ईमानदार और सूक्ष्म आर्थिक रूप से सावधान फिस्कली ऑनेस्ट एंड माइक्रो इकोनॉमिकली केयरफुल ढांचे का सुझाव दें। 250 शब्द। Q2 GS2 इलेक्शंस ECI का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्पेशल SIR चुनावी शुद्धता इलेक्टोरल प्योरिटी और समावेशी मताधिकार इंक्लूसिव फ्रेंचाइज के बीच संघर्ष को उजागर करता है। बिहार परीक्षण मामले बिहार टेस्ट केस को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हुए SIR की चुनौतियों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों चैलेंजेस एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। Q3 GS3 वंदे भारत नेटवर्क विस्तार को भारत की संस्कृति आस्था और विकास का संगम कन्वर्जेंस ऑफ इंडियाज कल्चर फेथ एंड डेवलपमेंट बताया गया है। इस कथन का मूल्यांकन करें। बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाला विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ एक आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीतिक इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रेटेजिक उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है। 150 शब्द। Q4 GS3 एनवायरमेंट दिल्ली के लिए AQI डेटा में व्यापक विसंगति जैसे CPCB बनाम निजी पोर्टल पर्यावरणीय शासन में गहरे संकट की ओर इशारा करती हैं। नीति कार्यान्वयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों पर डेटा अस्पष्टता के प्रभाव पर चर्चा करें। 150 शब्द। Q5 GS2 IR आगामी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के प्रमुख स्तंभों की पिलर्स और अपेक्षित परिणामों एक्सपेक्टेड आउटकम्स पर चर्चा करें। नीति आयोग की भागीदारी विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संधि प्योरली कमर्शियल ट्रीटी से परे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत कैसे देती है। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। ये सवाल वाकई अच्छे हैं और आज की पूरी चर्चा को कवर करते हैं। एस्पिरेंट्स को इनसे उत्तर लिखने का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। और अंत में क्या आज की चर्चा पर आधारित एक छोटा सा क्विज हो जाए। 5 सवाल देखते हैं कितना याद रहा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पहला सवाल Q1 ECI के SIR 2.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। A यह 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित किया गया है। B इसका कानूनी आधार अनुच्छेद 324 और RPA एक्ट 1950 है। C गणना चरण के दौरान मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र न करने का निर्देश दिया गया है। D बिहार परीक्षण मामले में कोई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विसंगतियां नहीं देखी गई। अभी हमने बात की थी बिहार वाले केस की, उसमें तो विसंगतियां थीं, खासकर लिंगानुपात में। तो मुझे लगता है इसका उत्तर D है। D गलत है। बिल्कुल सही उत्तर है D। बिहार केस में विसंगतियां थीं। शाबाश। दूसरा सवाल Q2 कल्याण नीति के लिए प्रस्तावित थर्मोस्टेट मॉडल किसकी वकालत करता है। A हमेशा अधिकतम कल्याणकारी उपाय लागू करना। B हमेशा अधिकतम आर्थिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना। C आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कल्याण और दक्षता के बीच गतिशील रूप से संतुलन बनाना। D कल्याणकारी उपायों को पूरी तरह से समाप्त करना। थर्मोस्टेट
जैसे वो तापमान एडजस्ट करता है। तो ये संतुलन बनाने की बात कर रहा था, तो उत्तर सी होना चाहिए, डायनामिक बैलेंसिंग। एकदम सही। उत्तर है सी, गतिशील नीति संतुलन। ब्रिलियंट। तीसरा सवाल Q3। हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्गों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए, बनारस खजुराहो, बी, फिरोजपुर दिल्ली, सी, एर्नाकुलम बेंगलुरु, डी, न्यू दिल्ली कटरा। ये 4 रूट तो हमने डिस्कस किए थे। बनारस खजुराहो था, फिरोजपुर दिल्ली था, एर्नाकुलम बेंगलुरु था, लखनऊ सहारनपुर भी था, नई दिल्ली कटरा, ये तो शायद पहले से हैं, तो उत्तर डी होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। उत्तर है डी, नई दिल्ली कटरा पुरानी वंदे भारत हैं। बहुत अच्छे। चौथा सवाल Q4। नीति आयोग के CEO ने हाल ही में किस देश के साथ एक नए व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की है? ए, यूनाइटेड किंगडम UK, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका US, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, जापान। ये तो आसान है, अभी अभी बात हुई थी। नीति आयोग के CEO ने US के साथ डील की बात की है, तो उत्तर बी, US है। सही जवाब। उत्तर है बी, US। एक्सीलेंट रिकॉल। आखिरी सवाल Q5। दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क हाल ही में 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद फिर से खोला गया। इसके बंद होने का कारण क्या था? ए, कोविड-19 का प्रकोप, बी, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 का एक मामला, सी, मरम्मत और नवीनीकरण कार्य, डी, कर्मचारियों की हड़ताल। अगर बंद हुआ था, हाँ, बर्ड फ्लू की वजह से, एवियन इन्फ्लुएंजा, तो उत्तर बी है। बहुत अच्छे। पांचों के पांचों जवाब सही। लगता है आज की चर्चा काफी ध्यान से सुनी गई है। हाँ, चर्चा इतनी अच्छी थी कि सब याद रह गया। तो ये थी आज 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स की हमारी विस्तृत चर्चा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी एस्पिरेंट्स को इससे काफी फायदा हुआ होगा। जाने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं। की टेकअवेज। बिल्कुल। तो आज की मुख्य बातें थीं। पहला, ECI का SIR 2.0 ये एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है। इसमें शुद्धता बनाम समावेशन का द्वंद्व है, संघीय चुनौतियां हैं, बिहार केस से मिली सीख है और कुछ नए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी हैं। ये ECI के लिए कौशल और सहानुभूति की परीक्षा है। बिल्कुल। दूसरा, कल्याणवाद पर वैश्विक बहस। NYC के मामदानी मॉडल के संदर्भ में हमने रॉल्स ट्रैप बनाम पैरेटो ट्रैप पर चर्चा की और एक स्थायी समाधान के रूप में थर्मोस्टैट मॉडल का प्रस्ताव देखा, जो फिस्कली ईमानदार और माइक्रो इकोनॉमिकली सावधान हो। तीसरा, वंदे भारत का विस्तार। ये सिर्फ परिवहन का विस्तार नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे का आर्थिक, सांस्कृतिक, आस्था विकास संगम और रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्र एकीकरण उपकरण के रूप में उपयोग है। 4 नए मार्ग इसमें महत्वपूर्ण हैं। चौथा, दिल्ली AQI संकट। गंभीर प्रदूषण तो है ही, साथ में डेटा गवर्नेंस का संकट भी है। CPCB वर्सेस निजी पोर्टल, जिसका नीति कार्यान्वयन GRAP पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पांचवा, इंडिया US ट्रेड डील। ये अंतिम रूप देने के करीब है। नीति आयोग की भूमिका संकेत देती है कि ये सिर्फ वाणिज्यिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक समझौता है जो सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो सकता है। और छठा, NZP का फिर से खुलना। एवियन इन्फ्लुएंजा के सफल नियंत्रण के बाद चिड़ियाघर का फिर से खुलना जैव सुरक्षा और वन हेल्थ अवधारणा के प्रभावी कार्यान्वयन का एक सकारात्मक उदाहरण है। मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। बिल्कुल। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।